नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में आज हम जिस महत्वपूर्ण मैगजीन्स के आर्टिकल्स का विश्लेषण करने वाले हैं वो अक्टूबर माह की डाउन टू अर्थ मैगजीन है। और इस मैगजीन में छपे हुए जो भी महत्वपूर्ण लेख हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या आपकी आधारभूत समझ विकसित करने के लिए सहायक हो सकते हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उनमें सबसे जो पहला आर्टिकल है वो है पवन प्रणाली में चिंताजनक बदलाव। इस आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि आर्टिकल है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम उनको रिवाइज करेंगे और उसके अलग अलग जो पहलू हैं, जो आयाम हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे टॉपिक के बारे में देखें, पवन प्रणाली में चिंताजनक बदलाव। जो हमारे पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो जो पूरा एक विंड सिस्टम है, पवन प्रणाली तंत्र है, उसमें अब बदलाव देखने को मिले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था। थोड़ा सा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, हाल के वर्षों की बात करें तो पृथ्वी की जो पवन प्रणाली है वो उसमें देखें तो एक बड़े स्तर का और कहें तो चिंताजनक बदलाव देखने को मिला है। और ये बदलाव जो है कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह के नज़दीक वाली जो अस्थाई पवन तंत्र है, जैसे आप जानते होंगे कि पूरा 3 सेल्स बनते हैं, जैसे हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, या फिर बात करें जेट स्ट्रीम, तो इनमें स्पष्ट रूप से इस तरह के जो बदलाव है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसी कारण से ये जो विषय है ये चिंताजनक बना हुआ है। इसके प्रमुख कारकों में देखें तो ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये पहला जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, वो है आपका क्लाइमेट चेंज। पहला क्या है, ये है आपका क्लाइमेट चेंज। जो जलवायु परिवर्तन है वो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कारक है। और इसके साथ ही जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये जो दो कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक या कारण है, कह सकते हैं कि जो वैश्विक तापन की समस्या है वो कहीं ना कहीं इस पूरे पवन तंत्र में कह सकते हैं कि जो बदलाव आ रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ये 2 कारण हैं और इसी कारण से ये जो विषय है ये एक तरह से हॉट विषय बना हुआ है। डाउन टू अर्थ मैगजीन में खास तौर पे ये प्रकाशित हुआ। तो इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। जो कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह के सबसे नज़दीक वाली जो सेल्स हैं, जो पवन तंत्र से संबंधित जो कोशिकाएँ हैं, उनमें बड़े स्तर का जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। इसमें हम देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण सेल्स हैं, हेडली है, फेरल है, पोलर है, इनमें हम बात करेंगे। ठीक है, पहली जो सेल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं सेल है ये पवन परिसंचरण जो प्रणाली है, भूमध्य जो रेखा है उसके साथ स्थित 3 पवन प्रणालियों में से सबसे ये महत्वपूर्ण और सबसे स्ट्रॉन्ग सेल है। पृथ्वी पर सबसे जो गर्म स्थान आप देखेंगे कि इक्वेटर की बात हो रही है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या फिर कहें तो हम विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, उसके बारे में कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गर्म जो स्थान ये भूमध्य रेखा वाला जो स्थान है, इससे गर्म जो वायु है ये ऊपर उठती है और 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश की तरफ बैठती है। और इसी कारण से क्या होता है कि इस हेडली जो सेल है इसका निर्माण होता है। इसको थोड़ा सा चित्र पर हम आपको दर्शाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये देखिए पृथ्वी है और ये बीच में जो हमने बोला कि ये आपका इक्वेटर है, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। और यही बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो ये हेडली सेल बन रहा है ये आपका हेडली सेल है। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि देखिए ये विषुवत रेखा से जो वायु है ये ऊपर उठती है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लगभग क्या है कि 30 डिग्री ये नॉर्थ वाला रीजन है और इधर आएंगे तो आपको ये साउथ वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो दोनों गोलार्ध में, दोनों हेमीस्फेयर में क्या है कि ये जो सेल बनता है ये दोनों तरफ से आप देखिए कि ये सेल बनता है। यही सेल है हेडली सेल, दोनों तरफ ये बनता है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि 0 डिग्री यानी भूमध्य
रेखा से गर्म वायु ऊपर उठती है। आप देखिए यहाँ से ऊपर उठ रही है। इसके बारे में डिटेल से आपने भूगोल खंड में पढ़ा होगा। हम बस आपको रिवाइज करें, चूँकि मैगजीन में ये प्रकाशित हुआ, तो आप अपने मूल जो आपका स्टडी है उससे इसे रिकनेक्ट करिए, आप उसे समझने का प्रयास करिए। तो देखिए ये यहाँ से वायु उठी और फिर क्या है कि ये बैठती है और इस तरह से क्या है कि एक सेल बनता है, उसी को ही हेडली सेल कहा जाता है। तो यही बात कही जा रही है कि भूमध्य रेखा से उठकर ये 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है उसके तरफ ये बैठती है और इस कारण से ये हेडली जो कोशिका है इसका निर्माण होता है। इस सेल से जुड़ी हुई जो वायु पट्टी है उसमें व्यापारिक पवनें जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड जो व्यापारिक पवन है वो इसमें शामिल है। और ख़ास तौर पे देखें तो इस पवन ने दुनिया का जो भूगोल है, जो इतिहास है, उसको एक स्वरूप प्रदान किया है। व्यापारिक जो पवन है वो भूमध्य रेखा क्षेत्र में देखें तो भारी मात्रा में यहाँ पर वर्षा करती है और इस कारण से देखें तो ये पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। अगर बल एवं दिशा में अपनी स्थिरता के लिए जाने जाने वाले जो व्यापारिक पवन हैं और जो समुद्री धाराएं हैं वो खास तौर पे देखें तो जो नाविक हैं, जो सेलर्स हैं, जो यात्रा हैं, जो बड़े बड़े स्तर पे पहले प्राचीन काल से और आज भी देखें तो जो बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो समुद्री जो नावें हैं या कहें कि बड़े स्तर की जो शिप हैं उन्हें भी आज कह सकते हैं कि ये मदद प्रदान करती हैं आवागमन में, ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखेंगे तो जो दूसरा सेल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये है आपका फेरल कोशिका। ठीक है, फेरल सेल आपको देखने को मिलेगा और ये दोनों गोलार्ध में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो फेरल सेल है कहीं ना कहीं जो हेडली एवं पोलर सेल है, इधर देखिए सबसे अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो ये पोलर सेल आपको देखने को मिलेगा और विषुवत रेखा के पास हेडली सेल, इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो ये जो फेरल सेल है ये आपको देखने को मिलेगा। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जो फेरल सेल है ये हेडली और पोलर सेल के बीच में स्थित है और मूल रूप से देखें तो जो 60 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पर उठने वाली जो हवाएं हैं उनका कुछ हिस्सा लगभग 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश पर बैठने वाली वायु से बनता है। और इस सेल की बात करें तो इससे जुड़ी हुई जो वायु है कहीं ना कहीं जो पछुआ पवन है, जो वेस्टर्लीज है विंड, उसे हम खास तौर पे यहाँ पर देखते हैं। जो निम्न और उच्च जो अक्षांश क्षेत्र हैं उनके बीच में एक तरह से देखें तो जो एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे ये बैलेंस करती है और उप उष्णकटिबंधीय महासागरीय जो सर्कुलेशन है उसे नियंत्रित करती है। तो ये दो सेल हमने देख लिया। अगला जो सेल है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला जो सेल है आपको देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पर पोलर सेल या कहें तो ध्रुवी जो कोशिकाएं हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। तो ये ध्रुवी जो कोशिका है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो पोलर रीजन है, ध्रुवी क्षेत्र है, वहाँ पर ठंडी एवं शुष्क वायु क्या होती है, एक तरह से बैठ जाती है जिससे उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ पर बनता है। और ध्रुवी जो पूर्वी हवाएं हैं उनके रूप में ये खास तौर पे यहाँ पर जानी जाती है। ठंडी हवाएं सतह के साथ लगभग 60 डिग्री जो उत्तर या दक्षिण अक्षांश है वहाँ तक इनका प्रवाह देखने को मिलता है, जहाँ वे गर्म हो जाती हैं और फिर ऊपर उठती हैं। और इसी से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो पोलर सेल है उसका निर्माण होता है। ये जो सेल है ये सेलों में सबसे छोटी और सबसे कह सकते हैं कि वीक होती हैं, किंतु इसके बिना जो ध्रुवी क्षेत्र है वो जम जाएंगे। अगर ये सेल ना हो, इसका प्रभाव तो कम है, मजबूत कम है, लेकिन अगर ये ना हो तो ये पूरा जो ध्रुवी क्षेत्र है वो पूरी तरह से फ्रीज्ड हो जाता, क्योंकि यहाँ पर गर्म वायु को ये लाती है, इस कारण से ये फ्रीज नहीं हो पाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एक जेट स्ट्रीम जो विषय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर जेट स्ट्रीम की बात करें तो जो जेट स्ट्रीम होता है कहीं ना कहीं ये मध्य से ऊपरी क्षोभ मंडल में जो कह सकते हैं कि जो पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो एक तरह से जो वायुमंडल है उसकी जो संरचना है उसका अलग अलग जो परतें हैं उसकी बात कर रहे हैं कि
खास तौर पे ये मध्य से ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर तेजी से बहने वाले हवाओं के ये एक तरह से बैंड है। जेट स्ट्रीम भूमध्य रेखा और ध्रुवी जो कह सकते हैं ठंडी और शुष्क वायु है, उसके बीच में ये घनत्व प्रवणता के कारण मौजूद है। जो कह सकते हैं कि यहाँ पर डेंसिटी जो ग्रेडिएशन है उसके कारण ये मौजूद है। और पृथ्वी को घेरने वाली जो 4 अलग अलग जेट स्ट्रीम है, इनमें से 2 जो होती हैं वो आर्कटिक और दक्षिण अंटार्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों में है, जबकि अन्य जो 2 हैं वो अक्षांशों में है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम के रूप में जानी जाती हैं। और जेट स्ट्रीम जो है ये कहीं न कहीं दुनिया भर में जो मौसम प्रणालियां हैं उनके लिए एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में काम करती हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट हैं उसको आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा और इससे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पवन प्रणालियों में जो बदलाव है उसके क्या इम्पैक्ट हैं, प्रभाव क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, व्यापारी की जो पवन प्रणाली है उसके कमज़ोर होने से क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय जो ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर जो वर्षा है उसकी जो मात्रा है उसमें कमी आएगी। हीट वेव जैसी जो स्थिति है वो और उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तूफानों की जो बारंबारता है वो बढ़ेगी, बार बार तूफान आएंगे, तीव्रता में वृद्धि उनकी होगी और चरम जो मौसमी घटनाएं हैं वो बार बार देखी जा सकती हैं। और भविष्य में इन घटनाओं की तीव्रता में वृद्धि होने का भी अनुमान माना जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पछुआ पवनों में परिवर्तन दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो कार्बन जो चक्र है उसको खास तौर पे प्रभावित करता है, क्योंकि वे दक्षिणी महासागर में अपवेलिंग के कारण क्या होती है कि उस कारण से बनते हैं। और ऐसे में अगर हम देखें तो दक्षिणी महासागरों में कार्बन युक्त गहरे पानी के अपवेलिंग बढ़ सकते हैं, जिससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में क्या हो सकता है, इंटर कर सकता है। तो ये जो विषय है ये एक तरह से ग्लोबल जो वार्मिंग की बात कही जा रही है उसको ये और बढ़ा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे जो एटमॉस्फेरिक जो रिसर्च है उसमें प्रकाशित एक अध्ययन की बात करें तो चीन और स्वीडन के जो रिसर्चर हैं उनके अनुसार आर्द्रता ले जाने वाली जो दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी हवाएं हैं उनके ध्रुव की तरफ जाने से दक्षिण पूर्व जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ तक जो वर्षा है वो कम हो और लगातार वहाँ सूखा का प्रभाव देखने को मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो धीरे धीरे अब देखने को मिलने लगे हैं। यही नहीं, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो पश्चिमी हवाओं में परिवर्तन जो हो रहा है ये अटलांटिक जो मेरिडियनल जो ओवर टर्निंग है उस परिसंचरण को, उस पूरे सर्कुलेशन को प्रभावित कर रहा है और कर भी सकता है, जो कहीं ना कहीं अटलांटिक महासागर के भीतर अपने लंबे उत्तर दक्षिण चक्र के दौरान भूमध्य रेखा और आर्कटिक क्षेत्रों के बीच में गर्मी का कह सकते हैं कि परिवहन करता है। इस तरह देखें तो मौसम व जलवायु दोनों को ये प्रभावित करता है। यही नहीं, पोलर सेल के अंतर्गत जो आने वाली पवनें हैं उनको ध्रुवी जो पूर्वी पवन है उसके रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पवन प्रणाली के कमज़ोर होने से भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की जो निचली परत है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उनके बीच में जो अंतर है वो भी अब धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव आप देख सकते हैं। यही नहीं, ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवीय पवनों की तुलना में भूमध्य रेखीय हवा के तेजी से गर्म होने के साथ जेट स्ट्रीम की कुछ जो हवाएं हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जेट जो पवन प्रणाली है इसमें बदलाव के कारण दुर्लभ महीनों में पश्चिमी विक्षोभ के उदाहरण देखे जा सकते हैं। यही नहीं, ब्रिटेन की जो रेटिंग यूनिवर्सिटी है उसके विश्लेषण के अनुसार पिछले 70 वर्षों में पश्चिमी एवं मध्य हिमालय के साथ साथ जो हिंदुकुश है इसमें शीतकालीन जो पश्चिमी विक्षोभ है वो अब बढ़ गए हैं। तो ये कई सारे जो प्रभाव हैं उनके विश्लेषण को हमने देखा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो ये पूरा जो विंड पैटर्न है, जो पवन प्रतिरूप है, इसमें परिवर्तन के प्रमुख जो कुछ उदाहरण हैं उनमें से कुछ उदाहरण की चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे हवाओं में परिवर्तन का एक अन्य प्रभाव अंटार्कटिका में देखा जा सकता है। अप्रैल 2024 में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे में और नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इंडिया के द्वारा किए गए एक स्टडी में ये पाया गया कि पवन के पैटर्न में परिवर्तन ने शीतकाल के समय बर्फ के मंद विस्तार, धीरे धीरे जो इसका फैलाव होता है उसमें भूमिका निभाई। यही नहीं, कुछ मामलों में बर्फ के पिघलने और उसके श्रिंक होने के मामले भी देखने को मिले हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं इस तरह के जो वायु जो पैटर्न है उसमें जो बदलाव हो उसके कारण ये प्रभाव दुनिया के कई सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने
एमंडसन सागर में निम्न दबाव क्षेत्र के पूर्व की ओर स्थानांतरण का भी अध्ययन किया है। और ख़ास तौर पे देखें तो जिसने वेडल सागर क्षेत्र में तेज उत्तरी जो हवाएं हैं वो उत्पन्न की हैं। असामान्य जो उत्तरी यहाँ पर हवाएं हैं उनके कारण देखें तो तापमान अब यहाँ पर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और बर्फ़ के किनारों को अपनी समान स्थिति से दक्षिण में रहने के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से माहौल ये उत्पन्न कर रहा है। यही नहीं, कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जैसे हवा में हो रहे हैं कई सारे जो बदलाव हैं कहीं न कहीं इस प्रभाव को दर्शा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि पवन प्रतिरूप में जो परिवर्तन है इसकी जो निगरानी है ये एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि बदलती जो पवन प्रणालियां हैं तीव्रता के साथ देखें तो सभी प्रभाव स्पष्ट रूप से इसके देखे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक पवन प्रणाली में होने वाले जो परिवर्तन है उसको समझने में अनेक चैलेंज देखने को मिले हैं, जिसमें आंकड़ों की जो अनुपलब्धता है जलवायु विज्ञान की एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। आंकड़े स्थान एवं समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके अलावा संसाधनों की जो कमी है वो भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस तरह की कई सारी जो समस्या हैं वो इसके सामने है। पवन प्रणाली में परिवर्तन का जो पवन ऊर्जा के उत्पादन पर प्रभाव है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। उससे जुड़े हुए बहुत सारे जो आंकड़े हैं जो अभी तक उपलब्ध हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने देख लिया। चलिए अगला टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ। माइक्रो प्लास्टिक जो पोल्यूशन है इस समय देखें तो ख़ास तौर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसमें भी संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण सभा है, कौन, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, जिसको शॉर्ट्स में हम UNEA कहते हैं, UNEA, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण सभा है इसने खास तौर पे प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वर्ष 2024 तक, डेडलाइन क्या है कि 2024 तक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसे लागू करने के लिए नवंबर में अंतिम दौर की जो वार्ता है उसका आयोजन किया। और ये जो वार्ता है इसका जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ, ये प्लेस भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो आयोजन है ये बुसान शहर में हुआ, ठीक है। बुसान कहाँ पर है, तो दक्षिण कोरिया में अगर आप जाएंगे तो वहीं पर आपको बुसान शहर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण, और इसको संबोधित यहाँ पर किया गया और कई सारे जो विषय हैं उन पर भी चर्चा किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो माइक्रो प्लास्टिक है ये है क्या, किसे कहते हैं। तो देखिए माइक्रो प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी कम आकार के जो छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं वो होते हैं, और इन्हें दो प्रकार से कह सकते हैं क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक। प्राथमिक जो माइक्रोप्लास्टिक है इसके उदाहरणों में अगर हम शामिल करने की बात करें तो इसमें क्या है कि माइक्रोबिट्स यानी स्वास्थ्य और सौंदर्य जो उत्पाद हैं जैसे क्लिंजर है, टूथपेस्ट है, इसमें एक्स जो फोलिएंट है उसे शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो औद्योगिक विनिर्माण है उसमें उपयोग किए जाने वाले जो प्लास्टिक छोटे छोटे जो छर्रे जैसे नडल्स हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक वस्त्रों में उपयोग किए जाने वाले जो प्लास्टिक फाइबर हैं जैसे नायलॉन है उससे शामिल किया जाता है। ये सभी छोटे कण आसानी से देखें तो जल निस्पंदन जो प्रणाली है उससे गुजरते हैं और समुद्र झील में ये पहुंच जाते हैं और फिर जलीय जीवन के लिए संभावित खतरा उत्पन्न करते हैं। जितने भी जलीय क्षेत्र में रहने वाले जो जीव हैं उनके जीवन पर कहीं ना कहीं ये संकट उत्पन्न करते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक को देखा, अब दूसरा है द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक, यानी बड़े प्लास्टिक के टूटने से इसका निर्माण होता है। आमतौर पे ये तब होता है जब बड़े प्लास्टिक का धीरे धीरे क्या होता है, अपक्षय होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखें तो तरंग जो क्रिया है, वायु घर्षण, सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के प्लास्टिक का जो अपक्षय है कहीं ना कहीं इसमें शामिल है।
तो ये हमने डिफिनीशन देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो माइक्रो प्लास्टिक है इसके प्रदूषण से संबंधित जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो क्या कहते हैं। थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में प्रति वर्ष लगभग 430 मिलियन टन जो प्लास्टिक है उसका उत्पादन होता है। देखिए कितने टन का, तो 430 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से 2/3 का उपयोग केवल थोड़े समय के लिए किया जाता है। इसका आशय यही है कि जैसे जैसे ये प्लास्टिक का उत्पादन और कचरा बढ़ेगा, माइक्रो प्लास्टिक का जो मात्रा है वो भी बढ़ेगा और कहीं न कहीं ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण और इसके साथ ही जो जलीय जीव हैं उनके जीवन पर ये संकट उत्पन्न करेगा। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, जो UNEP है, यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पर इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है, इसने अपने UNEP ईयर बुक 2000 जो 14 था, जो इसका ईयर बुक 2014 था, उसमें इमर्जिंग इश्यूज इन आवर ग्लोबल इन्वायरमेंट में माइक्रो जो प्लास्टिक है उसके एक उभरते संदूषक के रूप में पहचान करके पहले ही क्या है कि इसके खिलाफ कह सकते हैं कि पूरे वैश्विक दुनिया को चेतावनी प्रदान की थी। और UNEP की माने तो प्रतिवर्ष लगभग 19 से लेकर 23, अब देखिए 19 से लेकर 23 मिलियन टन, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा है। तो इतना कचरा जो है कहीं ना कहीं झील, नदी और जो समुद्री जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ पर पहुँच रहा है, वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। और इसी कारण से 2040 तक का ये आंकड़ा है कि वर्ष 2040 है, तब तक क्या होगा कि जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें प्लास्टिक कचरे का जो उत्सर्जन है वो अब से लगभग 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ चुका होगा। तो ये बड़ा ही कहें तो चिंताजनक विषय है। इसके अलावा थोड़ा सा इसके प्रभाव जो हैं, जो इम्पैक्ट्स हैं, उनके हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन है इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो ये कई सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हमने बताया मानव जीवन पे पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पे पड़ेगा, पर्यावरण के विभिन्न घटकों पे पड़ेगा, जलीय जीवों पर खास तौर पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक एक करके थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। जैसे मानव स्वास्थ्य की बात करें तो अमेरिका के न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने ये पाया कि माइक्रो प्लास्टिक्स ने मस्तिष्क पर आक्रमण किया है। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिला कि ह्यूमन का जो माइंड है उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिला है। मानव मस्तिष्क पर जो माइक्रो नैनो प्लास्टिक जो कण हैं इनका खास तौर पे महत्वपूर्ण संचय दिखाया गया है इस रिपोर्ट में। मृत जो मस्तिष्क है उसके नमूनों में जो MNP सांद्रता लीवर या किडनी में देखी गई जो सांद्रता है उससे 7 से 30 गुना अधिक थी। मस्तिष्क के कुछ नमूनों में वजन के अनुसार लगभग 0.5% प्लास्टिक पाया गया। तो ये बड़ा ही कहें तो महत्वपूर्ण रिसर्च था। इसके अलावा जो समुद्री प्रदूषण है उस बुलेटिन में प्रकाशित समीक्षा पत्र के अनुसार देखें तो कणों के संपर्क से मस्तिष्क और जो उपकला कोशिकाएं हैं उनमें जो ऑक्सीडेटिव तनाव है या फिर कहें साइटोटॉक्सिटी है वो उत्पन्न हो सकता है। कई सारे शोधों से ये भी पता चला है कि ये जो कण है कहीं ना कहीं मानव जो फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, प्रजनन जो अंग है, यहाँ तक कि रक्त में भी ये प्रवेश कर जाते हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक कह सकते हैं कि विषय है। इसके अलावा देखें तो वायुजनित जो धूल है, पीने के जो पानी है, इसके अलावा देखें तो मानव संपर्क में आने वाले जो माइक्रो प्लास्टिक है ये सांस लेने पर वायु मार्ग के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, फेफड़े में ऑक्सीडेटिव तनाव भी उत्पन्न करते हैं। और माइक्रो प्लास्टिक जो मानव पेट तक पहुंच सकते हैं जहां वे पेट और आंतों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कई सारे जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रभावित कर सकते हैं। ये नहीं, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, प्रतिरक्षा प्रणाली को भी ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इनसे कैंसर जैसी बीमारी भी उत्पन्न होने की संभावना देखी गई है। इसके अलावा देखें तो जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है और जो वन्य जीवन है उसके ऊपर भी माइक्रो प्लास्टिक के प्रभाव देखने को मिले हैं।
माइक्रोप्लास्टिक वायु के बाद देखें तो मृदा में भी कम घनत्व वाले प्लास्टिक के साथ मल्चिंग जैसी जो कृषि एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से जमा हो रहा है। तो ये एक बड़ा ही कहें तो चिंताजनक विषय है। यही नहीं, माइक्रोप्लास्टिक बायोग्रेड नहीं होते हैं, इसलिए ये मृदा, हवा और महासागरों में प्रसारित होना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, अपने बड़े सतह क्षेत्र के कारण वे भारी धातु और कार्बनिक जो प्रदूषक सहित लगातार विभिन्न प्रदूषकों को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे जानवर और मानव कल्याण के लिए गंभीर ये परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये कहीं ना कहीं प्रजनन जो प्रणाली है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसे ये बाधित करते हैं, ऊतकों में सूजन पैदा करते हैं और मछलियों और अन्य जो समुद्री जीव हैं उनमें भोजन करने के व्यवहार को ये बदल देते हैं। तो ये कितना खतरनाक है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई सारे जानवरों के जो जठरांत्र हैं संबंधित जो मार्ग हैं उनको ये अवरुद्ध कर देते हैं और आंतरिक रूप से शारीरिक क्षति भी ये पहुंचाते हैं। तो कई सारे इनके कह सकते हैं प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। यही नहीं, विभिन्न अकशेरुकी जो समुद्री जानवर हैं उनके पेट में विषाक्त प्लास्टिक के संचित होने से जो भूखमरी है या फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। विषाक्त प्लास्टिक के संचित होने से वृद्धि और प्रजनन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने देख लिया, इसके अलग अलग जो मानव हैं, जो इकोसिस्टम है, जो जलीय जीव हैं, अन्य जो जीव हैं या पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं उनके ऊपर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उनकी हमने चर्चा की। अब थोड़ा सा इसे माइक्रोप्लास्टिक के कम करने के उपायों की चर्चा कर लें। ये जो माइक्रोप्लास्टिक है इसके लिए वैश्विक प्लास्टिक संधि ने माइक्रोबिड्स के उत्पादन जैसे कुछ पहलुओं पर खास तौर पे जो चर्चा है वो प्रारंभ कर दी है, किंतु अभी भी बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो पहले से ही अपने स्तर पे जो है वो प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन बहुत सारे जो देश हैं वो इस पर कोई खास अभी तक पहल नहीं की है। नीदरलैंड ने 2014 में कॉस्मेटिक उत्पादों में माइक्रोबिड्स पर प्रतिबंध लगाया था, यूके ने 2018 में, और ऐसे ही क्या है कि कई सारे देशों ने इस तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लगाए हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत सहित कई सारे देशों ने विभिन्न स्तर पे प्लास्टिक उत्पादन एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से माइक्रोप्लास्टिक का जो उत्पादन है वो पहले की अपेक्षा कम हो गया। वैश्विक जो प्लास्टिक संधि है उसके तहत अंतिम दायित्वों को पूरा करने के लिए देशों को भविष्य में जो भी उपाय कर सकते हैं वो करना होगा, और इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक के पर्यावरण जोखिम का पता लगाने, निगरानी करने और समझने के लिए जो भी अनुसंधान है उसमें निवेश करना सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी बातें की जा सकती हैं, जैसे वैश्विक प्लास्टिक जो संधि है उसके तहत अंतिम दायित्वों को पूरा करने के लिए देशों के जो भविष्य है उसमें जो भी उपाय हो सकते हैं वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कंक्लूजन निकालें कि आखिर निष्कर्ष क्या है, तो जैसे जैसे दुनिया वैश्विक प्लास्टिक जो संधि है उसको अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रही है, वहीं जो सरकारें हैं वो उद्योग, जो इंडस्ट्री है, व्यक्तियों के लिए जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर आक्रमण करने वाले जो माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण है उसको कम करने के लिए सहयोग सबसे महत्वपूर्ण विषय है। प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसे रोकने और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से सामूहिक सार्वजनिक जो प्रयास है कहीं न कहीं उसे सुनिश्चित करना सबसे आवश्यक विषय है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर माइक्रोप्लास्टिक जो प्रदूषण है वो है क्या, क्यों हो रहा है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उपाय क्या हो सकते हैं और फाइनल इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये विषय यहीं पर हो गया। अगला जो आर्टिकल है वो मानव वन्यजीव संघर्ष है। ठीक है, ये बड़ा ही चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, तो हाल ही में देखें तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का जो बहराइच जिला है, इंडिया में यूपी स्टेट के अंतर्गत जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कुछ घटनाक्रम देखने को मिले। यहाँ पर जो भेड़िया है, आप देख सकते हैं चित्र में आपको दर्शाया गया है कि भेड़िया जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों के ऊपर अटैक करता है। ये भेड़िया नहीं है, भेड़िया जो यहाँ पर थे उन्होंने कई सारे लोगों के ऊपर अटैक किया और इस कारण से कई सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई, उनकी डेथ हो गई। और इस घटना ने मानव वन्यजीव संघर्ष को पुनः देखें तो एक बार सबका ध्यान आकर्षित किया। इस कारण से मानव वन्यजीव जो संघर्ष है वो एक बार चर्चा में है। देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है मानव वन्यजीव संघर्ष का। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर जो नेचर है, ठीक है,
उसके द्वारा मानव वन्यजीव संघर्ष को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि मानव एवं वन्य जीवों के बीच में कोई भी ऐसी अंतःक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मानव के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के साथ ही वन्य जीव आबादी के संरक्षण या पर्यावरण पर अगर कोई नकारात्मक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे हम कह सकते हैं मानव वन्यजीव संघर्ष। कई बार आप देखेंगे कि वन्यजीव लोगों की सुरक्षा, आजीविका एवं कल्याण के लिए प्रत्यक्ष खतरा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इस संदर्भ में मानव वन्यजीव जो संघर्ष शब्द है, इसका जो प्रयोग है ये पारंपरिक रूप से केवल लोगों और वन्यजीव के बीच चलने वाले नकारात्मक संबंधों के लिए ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा थोड़ा सा हम घटनाक्रम की भी चर्चा करेंगे। बहराइच में देखें तो जो भेड़िया है, इनके हमले का जो कारण है उस पर थोड़ा सा बात करें। पहले विचार के अनुसार क्या है कि घाघरा नदी जो है यहाँ पर बहराइच जिले में यहाँ से होकर प्रवाहित होती है और मानसून के दौरान बाढ़ आने के कारण यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये वाटर लॉक्ड हो गया, पूरा जलमग्न हो जाता है, जिससे भेड़िया के आवास में बदलाव आता है। यानी उनका जो पहले आवास रहता है कहीं ना कहीं अगर वहाँ जलमग्न क्षेत्र हो जाता है तो फिर वहाँ से वो दूसरे जगह स्थानांतरित होते हैं और इसी परिणाम स्वरूप भेड़िया प्राय भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं और फिर ये भटक कर जो मानव बस्तियाँ हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये बात कही गई है। दूसरे विचार के अनुसार देखें तो जिले में नदी के किनारे जो गन्ने की खेती है उसका काफ़ी विस्तार हुआ। बहराइच में देखेंगे तो जो शुगर केन है उसका जो क्षेत्र है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है और गन्ने के जो खेत हैं न केवल वन्य जीवों के प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र होते हैं, जगह होती है, क्योंकि एक तरह से प्राइवेसी उनकी बनती है। बड़े क्षेत्र होते हैं उसमें वो छिप जाते हैं। उनको ये भी लगता है कि जो भी जो वो जीव है वो जो वहाँ पर बच्चे देगा उसके लिए वो सुरक्षित जगह है, बल्कि शिकार के बाद भी छिपने के लिए वो सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो ये जो विचार है कहीं न कहीं कुछ आंकड़ों पर आधारित है। इसमें ये भी कहा गया कि जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार वर्ष 2003-04 में बहराइच में गन्ने की खेती का जो रुतबा है वो काफ़ी बढ़ चुका है और इस कारण से देखें तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो भेड़िया है वो यहाँ आकर छुप जाते हैं। वन अधिकारियों की माने तो भेड़िए का जो आक्रमण है, ये आक्रामक जो व्यवहार है सामान्य नहीं है। इसका कारण है रेबीज का संक्रमण। तो एक कारण ये कहा गया है कि यहाँ पर जो भेड़िया आए हैं कहीं ना कहीं वो संक्रमित हैं और ये एक कारण हो सकता है। अधिकारियों का मानना है चूँकि जो रेबीज है ये भेड़ियों की आक्रामकता को और बढ़ा देता है, अटैकिंग पावर इनकी बढ़ा देता है। इस प्रकार भेड़िए के रेबीज संक्रमित होने की जो संभावना है वो यहाँ पर मानी गई है। हालांकि ये भी कहा गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है उसके एक साइंटिस्ट के अनुसार भेड़िए प्राय लोगों पर हमला नहीं करते हैं। भारत में जहाँ भी भेड़ियों की संख्या अधिक है वहाँ उनके द्वारा लोगों या बच्चों को मारने का कोई अभी तक बड़ा रिकॉर्ड नहीं देखने को मिला है। तो कई सारे तर्क दिए गए थे। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष के जो सामान्य कारण हैं उनकी चर्चा करें तो मानव आबादी और स्थान की मांग बढ़ने के साथ ही लोगों और वन्यजीव के बीच में परस्पर क्रिया एवं संसाधनों के लिए जो प्रतिस्पर्धा है वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका प्रभाव क्या है कि मानव वन्यजीव जो संघर्ष है उसमें वृद्धि हो रही है और इसके अलावा देखें तो कई अन्य कारण हैं जिसकी वजह से मानव वन्यजीव जो संघर्ष है इसके जो मामले हैं अब बढ़ रहे हैं, व्यापक हो रहे हैं, खतरनाक हो रहे हैं। उसमें कुछ कारण आपके सामने हैं। पहला है मानव जनसंख्या वृद्धि, जो पॉपुलेशन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मानव के संख्या बढ़ने से जो अलग अलग क्षेत्र हैं जो खासतौर पे वन्य जीवों के लिए कह सकते हैं सुरक्षित होते थे उनका अतिक्रमण हो रहा है। इस कारण से इस तरह के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। कृषि क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है, संख्या बढ़ेगी, उसके लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होगी और इसके लिए जो क्षेत्र है उसका विस्तार करना होगा और इस विस्तार से कहीं ना कहीं जो वन्य जीव हैं उनके लिए जो इन्वायरमेंट है, जो आवास है वो सिकुड़ेगा। फिर क्या है कि इस तरह के संघर्ष देखने को मिलेंगे। बुनियादी ढांचे का विकास जैसे रोड, पुल्स या कई सारे इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं
मानव वन्य जीव संघर्ष को बढ़ावा देते हैं। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं ये भी क्या है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को बढ़ाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक है। आवास क्षति यानी कह सकते हैं कि जो इनके आवास हैं उसका अतिक्रमण होना एक महत्वपूर्ण कारण है। और संसाधनों पर जो दबाव बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ये भी वन्य या मानव वन्य जीव जो संघर्ष है उसके पीछे कारण है। वन्य जीवों एवं लोगों को अनावश्यक रूप से निकट संपर्क में लाने वाला कोई भी कारक संघर्ष की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं कि मानव वन्य जीव जो संघर्ष है इसका क्या प्रभाव है। तो देखिए, जो वन्य जीव हैं और जो आसपास रहने वाले जो मानव समुदाय हैं या अन्य जो जीव हैं उनके सबसे खास तौर पे देखें तो इस संघर्ष के कारण वो लोग प्रभावित होते हैं। समुदायों को जो वित्तीय नुकसान है, स्वास्थ्य और सुरक्षा, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और संपत्ति का खतरा हो सकता है। इसमें सबसे जो बड़ा खतरा है वो स्वास्थ्य और सुरक्षा का है, क्योंकि मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका जीवन। तो ये जो वन्य जीव संघर्ष है, मानव वन्य जीव संघर्ष, उससे सबसे जो बड़ा खतरा है वो मानव के स्वास्थ्य, उसके जीवन, उसके सुरक्षा से संबंधित है। वन्य जीवों के साथ रहने की लागत असमान रूप से उन समुदायों पर पड़ती है जो प्रायः प्रणालीगत बाधाओं का सामना करते हैं, जिनकी आय गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे होती है, जिनकी आर्थिक पहुंच बहुत ही कम होती है। हालांकि वैश्विक समुदाय को स्वास्थ्य वन्य जीव जो आबादी है, स्वास्थ्य जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे लाभ होता है, जो जीवित रहने, भोजन प्रदान करने, आजीविका को सक्षम करने में ये सहायक होता है। लेकिन समुदाय को होने वाले जो प्रत्यक्ष कह सकते हैं कि लॉस है, जो क्षति है, उसके अलावा मानव वन्य जीव जो संघर्ष है उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एवं कृषि जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन पर पड़ने वाले दबाव के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करता है, जिससे खाद्य जो असुरक्षा है, जो उत्पादकता है, उसमें कमी आती है। तो ये कई सारे जो कारण हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मानव वन्य जीव संघर्ष है इसने कई सारे अन्य खतरों के साथ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या में कमी लाने का भी कह सकते हैं काम किया है, और अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर कह सकते हैं कि धकेल दिया है। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा संघर्ष का प्रभावी ढंग से जो प्रबंधन है वो नहीं किया जाना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इनके वृद्धि में होने के पीछे कारण है। और मानव वन्य जीव जो संघर्ष है इन गतिविधियों और संरक्षण को अधिक जो व्यापक रूप से और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये हमने देख लिया। थोड़ा सा समाधान के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के जो समाधान है, चूँकि स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों को प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं कहीं न कहीं वन्य जीव जो है उन पर निर्भर होती हैं, और इसीलिए मानव वन्य जीव संघर्ष का प्रबंधन जैव विविधता के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो दृष्टिकोण है वो 2050 को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता जो सम्मेलन है 2020 के अंतर्गत निर्मित किए गए वैश्विक जैव विविधता ढांचे में मानव वन्यजीव संघर्ष को वैश्विक चिंता के रूप में मान्यता दी गई है। इससे संबंधित कई सरकारें, राष्ट्रीय जो नीतियां हैं, इसके अलावा रणनीतियों में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन को शामिल करना शुरू कर रही हैं, ताकि उनके प्रबंधन के लिए संसाधन की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित की जा सके। तो ये कुछ समाधान हैं जिनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा देखें तो ऐसे कई सारे जो उपाय हैं उनके प्रभावी नियोजन और क्रियान्वयन के लिए प्रभावित समुदायों के सहयोग से समुदाय के नेतृत्व वाले जो संरक्षण है उससे संबंधित जो सिद्धांत है उन पर विचार करना आवश्यक है। हालांकि ये भी बात कही गई है कि मानव वन्यजीव जो संघर्ष है इनके लिए त्वरित समाधान का दबाव हो सकता है, किंतु व्यापक सामाजिक और स्थानीय जो संदर्भ हैं उन पर विचार न केवल करने वाले कार्य अनअपेक्षित परिणाम पैदा कर सकते हैं बल्कि तनाव भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष है उसको कम करने के लिए भविष्य में अपने सह अस्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जो लोग हैं, जो वन्यजीव हैं, उनके बीच में जो आपसी संबंध है कहीं ना कहीं विशेष रूप से प्रत्यक्ष अंतर जो क्रिया है उसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं जो संघर्ष है उसके गहरे अंतर्निहित कारणों की पहचान करे, उन्हें संबोधित
संबोधित करे, साथ ही प्रभावित जो समुदाय हैं, जो कम्युनिटी है, उनकी प्रक्रिया सक्रिय जो कह सकते हैं समान भागीदारी है, उस रूप में व्यवस्थित और संदर्भ विशिष्ट समाधान के लिए विकसित प्रयास किए जाए। तो ये बातें बहुत सारी कही गई हैं, तो इनकी हमने चर्चा कर ली। अब अगला टॉपिक है पवन प्रणाली और प्रदूषण। ये खास तौर पे चर्चा में रहा है। इसकी बात करें तो प्रतिवर्ष देखें तो जो विंटर का सीजन होता है, जो शीतकाल का मौसम होता है, तो उस समय दिल्ली के साथ साथ क्या है कि गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ एक तरह से स्मॉग बहस का मुद्दा बन जाता है। आप देखेंगे धुंध की स्थिति देखने को मिलती है, और स्वास्थ्य के समक्ष देखें तो वायु प्रदूषण का ये सबसे गंभीर कह सकते हैं कि संकट है, और वायु और तापमान की जो जटिलता है उसका ये परिणाम है। और ऐसी स्थिति में देखें तो वायु से भी प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये स्मॉग क्या है, तो स्मॉग जो शब्द है मूल रूप से देखें तो लंदन में जो धुआं है और जो कोहरा है, इन दोनों का जो मिक्सचर है, उस स्थिति के लिए ये शब्द गढ़ा गया था। वर्ष 1952 की शुरुआत में देखें तो नवंबर और दिसंबर में लंदन में अधिक ठंड बढ़ने के कारण वहां के लोगों को गर्म रहने के लिए बड़ी मात्रा में कोयला जलाना पड़ा, और आमतौर पर जो चिमनी है उसका जो धुआं है वो फैल जाता है। हवाओं की एक प्रणाली के कारण ऐसा नहीं हो सका और ये जानलेवा स्थिति बन गया, और फिर वहाँ पर इस प्रकार का जो शब्द है वो प्रचलित हो गया। इस पवन प्रणाली को एंटी साइक्लोन या प्रति चक्रवात के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जब उच्च दबाव के क्षेत्र बनते हैं और चारों तरफ हवा बाहर की तरफ देखें तो प्रवाहित होती है। लंदन में देखें तो एंटी साइक्लोन बनने के कारण वहाँ धुआं और कारखाने का जो उत्सर्जन है कहीं न कहीं प्रदूषण स्थल के निकट ही रह जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उच्च दबाव क्षेत्र के चारों तरफ बाहर निकलने वाली ये हवा घड़ी की दिशा में घूमती है और मौसम क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो ये बात कही गई है, ठीक है, इसको हमने समझा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्मॉग आमतौर पे क्या होता है कि विंटर इन्वर्जन का ये परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है। शीतकाल के दौरान धरती की ठंडी जो सतह है, धरती के आसपास का जो तापमान है उसे कम कर देती है, हवा को ऊपर जाने से फैलने से रोक देती है। गर्म जो हवा है वो ऊपर की परत के नीचे की ठंडी हवाओं को रोक कर फंसा लेता है, और इससे इन्वर्जन जो परत है उसके नीचे जो प्रदूषण है उसका एक बड़ा जो हिस्सा है कहीं ना कहीं फंस के रह जाता है। और इसी हिस्से के कारण देखें तो प्रदूषण तभी हटता है जब शहर या आसपास के हवा यहाँ पर चले, और तब ये वहाँ से विस्थापित होता है। तो हवा की जो गति है, जो दिशा है, उसके साथ ही हवा के जो तापमान है उसमें परिवर्तन, भूमि की सतह पर जो प्रदूषण है, जो जमाव है, वो इसे प्रभावित करते हैं। हवा में जो तापमान परिवर्तन के कारण जो वायु यहाँ पर दबाव है, जो विंड प्रेशर है, उसका इस पर प्रभाव पड़ता है। गर्म जो हवा है जब वो ऊपर उठती है फिर प्रवाहित होती है तथा कम दबाव वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें पीछे छोड़ती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पवन प्रणाली और प्रदूषण के मध्य भी एक रिलेशन देखने को मिला है। खास तौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो वर्ष 2023-24 में सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा किए गए एक स्टडी में हवा के पैटर्न और प्रदूषण की जो सघनता है, इसके बीच में जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से देखा गया है। उस दौरान पंजाब और जो हरियाणा है वहाँ पर बड़े स्तर में जो फसलों की कटाई होती है, उससे जो पराली वहाँ पर उत्पन्न होती है, उसके जलाने की जो घटनाएं हैं, पिछली सर्दियों की तुलना में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है, और न ही इस क्षेत्र में प्रदूषण गतिविधियों में कोई अन्य असामान्य वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं, और दिल्ली में देखें तो PM 2.5 की जो सघनता है उसमें वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं वार्षिक प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने का काम किया है। और इस दौरान देखें तो प्रदूषण की जो स्थिति है उसके लिए हवा की जो गति है, वो जो बदलाव है वो उसमें अहम योगदान दे रहा है। यही नहीं, नवंबर का जो ठंड का ये महीना होता है, इस दौरान दिल्ली में सतही जो हवा है औसत उसकी जो गति होती है वो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इससे पहले के 6 वर्षों के दौरान देखें तो रिकॉर्ड की गई जो हवा है
वो सबसे कम गति की थी और उस अवधि में हवा की जो गति है उसमें 21% वो धीमी थी। तो इस तरह के बहुत सारे आंकड़े रिसर्च में दिए गए हैं। वायुमंडल जो स्थिति है इसमें एक व्यापक कह सकते हैं प्रभाव भी देखने को मिला। ये वर्ष 2023 में प्रभाव देखने को मिला है। 2023 में मुंबई में भी ये प्रभाव देखने को मिला। तो इस तरह के क्या है कि ये परिवर्तन लगातार बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा वैश्विक जो ये तापमान के प्रभाव हैं, ये तापन से जो संबंध है उससे जोड़कर हम थोड़ा सा अध्ययन को देखते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि से वैश्विक स्तर पर मौसम प्रणाली पर प्रभाव पड़ने का जो अनुमान है, जिसका विभिन्न स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों से प्रदूषण की जो सघनता है वो भी गहरा उस पर असर पड़ेगा। यही नहीं, भारत में इस तरह के जो प्रभाव हैं उससे स्थानीय प्रमाण सामने आने लगे हैं। और गंगा का जो मैदानी इलाका है वहाँ पर किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से ये भी पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में, एमिशन में CO2 के लगातार वृद्धि होने के कारण वहाँ होने वाली गर्मी इस क्षेत्र में सतही जो हवा की गति है उसे धीमा कर रही है। और इसी का रिजल्टेंट है कि सर्दियों के मौसम में महीन कणों की जो मात्रा है उन क्षेत्रों में बढ़ गई है। और इस प्रकार देखें तो वैश्विक जो तापन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उससे होने के कारण मौसम संबंधी जो परिवर्तन है कहीं न कहीं गंगा के मैदानी इलाकों में प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रदूषण अब तेजी से कम करने की यहाँ पर ज़रूरत है और इस कारण से इसके लिए प्रयास भी जारी किए गए हैं। इस अध्ययन के अलावा अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के साथ ही सतही हवा की गति में कमी का अनुमान लगाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप सर्दियों के समय PM 2.5 की औसत सघनता और अधिक बार उच्च प्रदूषण वाली घटनाएं होने का भी अनुमान लगाया गया। यही नहीं, CO2 में वृद्धि के साथ ही पश्चिम जो विक्षोभ है उसकी आवृत्ति, तीव्रता और इसकी कमी गंगा के मैदानी इलाकों में सतही हवा में कमी लाने में योगदान दे सकती है। ये इस पर एक दोहरी मांग या दोहरी कह सकते हैं प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर एक दो बातें और कही गई हैं। जो क्षेत्रीय कार्रवाई है इसका क्रियान्वयन की बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयरसेड एवं प्रदूषण एक महत्वपूर्ण विषय है। इसकी अगर हम बात कर ले तो हवा जिस तरह से प्रदूषण को फैलाती है वह भी क्षेत्रों में समग्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन का एक निर्णायक क्या है, फैक्टर रहा है, कारक रहा है। इसके लिए देखें, न केवल प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों पर ध्यान देना होगा बल्कि हवा के द्वारा बाहरी स्रोतों से क्षेत्र में लाए गए प्रदूषण को भी यहाँ पर देखना होगा। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जिससे इस पर कंट्रोल लाया जाए। एयरसेड की जो अवधारणा है वो आप पहले से जानते हैं। आमतौर पर जो वाटर सेड यानी जो जल तंत्र के प्रवाह को हम अधिक खास तौर पे देखें समझते हैं, किंतु एयर शेड को जो समझना है वो थोड़ा इससे अलग होता है, जटिल होता है। वाटर शेड जल के गिरने और संचय होने वाले जल क्षेत्र के साथ नदी, झीलों, समुद्र में पानी के बहाव वाले क्षेत्र को ये कहते हैं। वहीं जो एयर शेड है उसको वायुमंडल में उस हिस्से के रूप में डिफाइन किया जाता है जो कहीं ना कहीं जो प्रदूषक हैं उनके फैलाव के संबंध में सुसंगत कह सकते हैं तरीके का व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उस वायु क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जो उत्सर्जन है उसकी जो सीमाएं हैं उसके भीतर ये बने रहते हैं और ये कम जो प्रदूषण स्रोत हैं उन प्रदूषण स्रोत वाले एक छोटे क्षेत्र से लेकर जटिल जो वायु की गुणवत्ता है, जो समस्या है, उससे जुड़े हुए महानगरीय समूह तक ये फैले हो सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। इसके अलावा अगर कंक्लूजन की बात करें तो एयर शेड के कारण वायु जो प्रदूषण है उसके क्षेत्र में फैलाव की संभावना को लेकर भारत में अभी तक देखें तो पॉलिसीज के स्तर पे बड़े स्तर पे काम नहीं किया गया है। काम का अभाव है, नीतियों का अभाव है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पे आपसी जो सहयोग है, जो सामंजस्य है, उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। केवल एक भौगोलिक क्षेत्र से एयर शेड और स्तरीय जो वायु प्रदूषण है उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए एक पूरा समन्वित प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये बात कही गई है। तो ये विषय था, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं, अगला जो आर्टिकल है ये है एलोस मिशन। ये चर्चा में रहा है, तो क्या है जल्दी से देख लेते हैं। एलोस वैश्विक स्तर पर पृथ्वी की हवा की प्रोफाइल
प्राप्त करने वाला एक उपग्रह लॉन्च, इसे यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा अगस्त 2018 को कोरू यानी फ्रेंच गुयाना से वेगा रॉकेट के द्वारा किया गया था। ये मिशन 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो चुका है। उद्देश्य की बात करें तो इस मिशन का प्राथमिक जो उद्देश्य था वो अंतरिक्ष से वैश्विक पवन प्रोफाइल को मापना था। इसके अन्य उद्देश्यों की बात करें तो मौसम जो पूर्वानुमान है उसमें सुधार, जलवायु गतिशीलता को समझना, पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में ज्ञान को बढ़ाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में वायु प्रतिरूप पर सटीक और व्यापक डाटा प्रदान करना। तो देख सकते हैं कि बहुआयामी उद्देश्य के द्वारा ये संचालित किया गया था। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट है, एलोस मिशन अपने साथ ही एक ही उपकरण ले गया था जिसे एटमॉस्फेरिक लेजर डॉपलर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। एल जो डीन है एक डॉपलर पवन लीदार है जिसका अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। इसका जो उपयोग है कहीं ना कहीं ग्रह के चारों ओर बहने वाली जो हवाएं हैं उनका मापन करने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य तथ्य हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो जो एलोस 1 है इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी और डाटा की गुणवत्ता अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी। इसमें 6 से 7 मीटर के संभावित मार्जिन के साथ वायु अणुओं के बिखराव से हवाओं को मापने का अनुमान था जो कि 3 से 4 मीटर तक ही सिमट गया। इन तकनीकी समस्याओं के बावजूद एलोस से हवा का जो डाटा है मौसम पूर्वानुमान में काफ़ी सुधार करने में सक्षम था। उपग्रह डाटा का जो उपयोग है यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट भारत में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के द्वारा किया गया था। तो ये भारत से भी इसका संबंध था। मौसम एजेंसियों के अनुसार पूर्वानुमान व्यक्त करने में एलोस डाटा 5% तक सुधार करने में सक्षम है और ये जो सुधार है विशेष रूप से उपोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र हैं, महासागर हैं, ध्रुवीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर देखे जा सकते हैं जहाँ पहले हवा की जानकारी में कमी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी देखें तो इससे संबंधित अध्ययन हुए हैं जहां इसके डेटा ने तूफानों के पूर्वानुमान में सुधार किए हैं। तो ये सारी पहले इसके जो एलोस है उसकी बात होगी। एलोस जो 2 है ये एलोस 1 की सफलता के बाद यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लोरेशन है ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट जो यूमेसैट है, इसने हवाओं के लिए पूरी तरह से ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया जिसे एलोस 2 कहा गया। तो ये बातें कही गई हैं और एलोस जो 2 है यूरोप और दुनिया भर में मौसम एजेंसियों को पूरी तरह से ऑपरेशनल विंड डाटा प्रदान करने में कैपेबल है। ये वर्तमान की जो तैयारी है उसके चरण में और वर्ष 2030 के दशक में लॉन्च होगा। तो ये बातें इसके बारे में हमने देख ली। तो आज के एपिसोड में हमने अक्टूबर माह में डाउन टू अर्थ मैगजीन में प्रकाशित हुए जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे उन पर विचार किया, उनका विश्लेषण किया और उनसे जुड़े हुए जो भी संबंधित महत्वपूर्ण सारांश निकल सकता था वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक दूसरी मैगजीन्स के महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं उनके सार और विश्लेषण के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, उसके लिए धन्यवाद।